Hello everyone. Today we will analyze UPSC 2024 GS पेपर सेट ए है हमारे पास. सॉल्व करेंगे इसे आज. स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. So the question number first is, consider the following statements. Statement first is, atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by the terrestrial radiation. Incoming solar radiation than by terrestrial radiation. Statement second is, carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट. फर्स्ट है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट फर्स्ट. और सेकंड है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट फर्स्ट. स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. डी है यहाँ पर, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. नाउ सी, statement first, the statement is heated more by incoming solar radiation than by the terrestrial radiation. So here answer is statement first is incorrect but the statement second is correct. Statement first यहाँ पे incorrect है because the mechanism of atmospheric heating is the absorption of terrestrial radiation by greenhouse gases, not by the direct absorption of incoming solar radiation. Incoming solar radiation का absorption यहाँ पे नहीं है, terrestrial radiation से होता है by the greenhouse gases. So statement first यहाँ पर गलत हो गया. सेकेंड स्टेटमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन. ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है. कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेज ये इफेक्टिव एब्जॉर्बर्स होती हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन का, कंट्रीब्यूट करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में एंड एटमॉस्फेरिक वार्मिंग में. तो स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पर सही है. ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर गैसेज आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसके अंदर आता है आपका मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और आता है वाटर वेपर H2O, ओजोन आती है O3. तो ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर ये चार गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर ओजोन. 5 गैस, ओजोन भी है यहाँ पर O3. ये गैसेस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अलाउ करता है इसमें एब्जॉर्ब द एमिट एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस इफेक्टिवली. लॉन्ग वेव रेडिएशंस ये रिफर करती है इंफ्रारेड रेडिएशंस को जो कि एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस एज इट कूल्स. दिस रेडिएशन हैज लॉन्गर वेवलेंथ कंपेयर टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन. सो हियर answer is statement number 4. Statement first is incorrect but statement second is correct. इसका आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर. फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एट कंपेयर टू द पोल्स. सेकंड स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर, at the equator heat is transported to great heights by the strong convectional currents. पूछा है यहाँ पर, which one of the following is correct in respect of the above statement. कौन से इसमें से करेक्ट है. both statement first and statement second are correct. statement second एक्सप्लेन करता है statement first को. B पॉइंट में है, both statement first statement second are correct but statement second does not explain the statement first. यहाँ पर explain पूछा है, यहाँ पर does not explain बोला है. statement first यहाँ पर करेक्ट है, statement second इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ इनकरेक्ट और यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है. सो देखते हैं थिकनेस ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है यहाँ पर. फर्स्ट स्टेटमेंट में है, फर्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द पोल्स. यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है बिकॉज ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर वेयर मोस्ट वेदर फिनोमेना कर. इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम अबाउट 8 किलोमीटर पोल्स पर होती है और 18 किलोमीटर इक्वेटर पर. तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट हमारा सही है. But if we talk about the statement number second, at the equator heat is transported to great heights by strong convectional currents. So here statement second भी सही है कि strong convectional currents at the equator transport heat to greater heights, explaining greater thickness of the atmosphere in this region. Statement second is also correct. Statement second भी यहाँ पर correct है. ये explain करता है कि the strong convectional current transport करते हैं heat को greater heights पर at the equator and the reason for the greater thickness of the troposphere in this region. Therefore, the correct option is that both statement first and second are correct and statement second explains the statement first. ये second statement explain करता है first statement को. तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर ये. Both statement first and second are correct. Statement second explains the statement first. Thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to the poles. Equator पर ज्यादा है, poles पर यहाँ कम होती है. First statement सही है. At the equator heat transported to great heights by the strong convectional currents. ये भी हमारा यहाँ सही है. क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, consider the following pyroclastic debris, ash and dust, nitrogen compounds, sulfur compounds.
क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन के प्रोडक्ट्स बताने, तो तब भी कोई वोल्केनिक इरप्शन होगी ये सारे ही प्रोडक्ट्स वहां पर निकलेंगे। इसमें आंसर आ जाएगा ऑल 4। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस भी यहाँ पर बनेगा, एश भी बनेगी, डस्ट भी निकलेगी, नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी होंगे, सल्फर कंपाउंड्स भी होंगे। सो ऑल 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फरेंसेस फ्रॉम द आइसोथर्मल मैप इन द मंथ ऑफ जनवरी। आइसोथर्मल मैप के बारे में पूछा है इन द मंथ ऑफ जनवरी, कौन सा यहाँ पे सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है आइसोथर्म्स डेविएट करते हैं टू द नॉर्थ ओवर द ओशंस एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स। सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट्स गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कोल्डर एंड द आइसोथर्म्स वेंट टुवर्ड्स द नॉर्थ। इसमें यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो गिवन है ये कोल्ड ओशियन करंट नहीं होता है, यहाँ पर ये गलत हो गया, ये यहाँ पर गलत हो गया, कोल्ड ओशियन करंट नहीं है, ये वार्म ओशियन करंट्स होते हैं। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही कि आइसोथर्म डेविएट करते हैं नॉर्थ में ओवर द ओशियंस और साउथ में ये डेविएट करते हैं ओवर द कॉन्टिनेंट, ये स्टेटमेंट सही है। इफ वी टॉक अबाउट द स्टेटमेंट सेकंड, तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म करंट्स होते हैं, कोल्ड करंट्स नहीं है, तो स्टेटमेंट सेकंड हो गया गलत। दे मेक नॉर्थ अटलांटिक रीजन वार्मर नॉट कोल्डर, यहाँ पर भी ये वार्मर बनाएंगे, कोल्डर नहीं बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म ओशियन करंट्स होते हैं, दोनों ही ये वार्म ओशियन करंट्स हैं। गल्फ स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है गल्फ ऑफ मैक्सिको से, जो कि मूव करती है वार्म वाटर को अक्रॉस द नॉर्थ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये कंटिन्यूएशन में गल्फ स्ट्रीम की तरफ जाती है, कैरी करती है वार्म वाटर को टुवर्ड्स द यूरोप। वार्म करंट लाइक द गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द सराउंडिंग रीजन वार्मर नॉट कोल्डर। आइसो यहाँ पे जो वार्म करंट्स है इन द नॉर्थ अटलांटिक कॉज द आइसोथर्म्स टू बेंड नॉर्थवर्ड इंडिकेटिंग वार्मर टेम्परेचर इन दीज रीजन्स ड्यूरिंग द जनवरी। आइसोथर्म्स के चीजें, आइसोथर्म्स यहाँ पे लाइंस होती है ऑन अ मैप कनेक्टिंग पॉइंट्स विद द सेम टेम्परेचर। आइसोथर्म दीज आर लाइंस ऑन द मैप कनेक्टिंग विद द सेम टेम्परेचर। तो ये डेविएट करती हैं नॉर्थ में ओशियंस में और साउथ में डेविएट करेंगे ओवर द कॉन्टिनेंट। प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट्स गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक, ये कोल्ड ओशियन करंट्स नहीं है, ये वार्म ओशियन करंट्स है। तो यहाँ एग्जामिनर ने ये सफल कर दिया, वार्म की जगह कोल्ड ले लिया, स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। सो वार्म करंट्स हो गए ना। क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर फर्स्ट, केवल फर्स्ट वाला आंसर है, यहाँ पे हो जाएगा ओनली 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एज वेल एज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोका प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट कोका प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड में, तो ये है कोटे डिवायरे और घाना, 2 कंट्रीज हैं। अब जो कोटे 2 लार्जेस्ट कोका प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड के, कोटे डिवायरे जिसे कि आइवरी कोस्ट भी कहते हैं, वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है, और कोटे डिवायरे लीड्स करता है कोका प्रोडक्शन में, प्रोड्यूसिंग 2.2 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कोका, मेकिंग द कंट्री लीड द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कोका बाय 40% शेयर। ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ 40% शेयर ये देता है। कोका प्रोडक्शन कोटे डिवायरे कंट्रीब्यूट करता है नियरली 15% टू द नेशंस जीडीपी, 15% ये नेशंस की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है, 40% एक्सपोर्ट मार्केट में कंट्रीब्यूट करता है, एक्सपोर्ट मार्केट में कंट्रीब्यूट करता है 40%। अफ्रीका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोका प्रोड्यूसिंग, कवरिंग 60% ऑफ ग्लोबल कोका प्रोडक्शन, जो यहाँ पे कोटे डिवायरे और घाना में होता है। घाना भी वेस्ट अफ्रीका में है और ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोका बीन्स का, जो कि 20% ग्लोबल सप्लाई करता है विद द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ नियरली 1.1 मिलियन टन्स ऑफ कोका। कोका कंट्रीब्यूट इन घाना कंट्रीब्यूट करता है 3.5% नेशन की जीडीपी में, 25% कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट मार्केट में। तो मेजर जो कस्टमर्स हैं ये घाना की कोका प्रोड्यूसिंग में, कोका यहाँ पे एक्सपोर्ट करने में, ये है यूएसए, नीदरलैंड, स्पेन और जर्मनी को यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है विद रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स जॉइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस है घाघरा गोमती गंडक कोसी, घाघरा गोमती घाघरा गंडक कोसी, घाघरा गोमती गंडक कोसी, गोमती घाघरा गंडक कोसी और गंडक। तो इसमें स्टेटमेंट सेकंड हमारा यहाँ पे सही आंसर है, गोमती घाघरा गंडक और कोसी, ये स्टेटमेंट सही है। अब गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है भागीरथी से, गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है हमारी यहाँ पे भागीरथी से निकलती है, ये भागीरथी से निकलेगी, जो कि फ्रॉम दी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। देवप्रयाग से रिवर का नाम गंगा पड़ जाता है। फिर जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा को मीट करती हैं, ये गोमती रिवर गंगा को मीट करेगी सैदपुर कैथी में, जो कि 27 किलोमीटर है वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से। फिर घाघरा रिवर यहाँ पे
मीट करती है गंगा को छपरा बिहार में, गंडक रिवर ज्वाइन करती है गंगा को पटना सोनपुर में, कोसी रिवर ज्वाइन करती है गंगा को कुर्सेला कैतिहार डिस्ट्रिक्ट में। इसलिए यहाँ पर गोमती, घाघरा और गंडक, ये हमारा यहाँ पे बी पॉइंट आंसर सही है। ओके, स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सेकेंड स्टेटमेंट इज रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन। थर्ड स्टेटमेंट इज रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। Which one of the following is correct with respect to the above statement? Both statement second and statement third are correct. Both of them explain statement first. Yeah, both statement second and second third are correct, but only one of them explains the statement first. Only one of the statement second and third is correct, and that explains the statement first. Neither statement second nor statement third is correct. इसमें से कौन सा भी correct नहीं है। तो statement first है हमारा, rainfall is one of the रीजन्स फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि रेनफॉल की वजह से वेदरिंग होती है। प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस टू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मीन्स दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। तो ये रेनफॉल के थ्रू हो सकती है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। रेनफॉल रोल क्या है? रेनफॉल कंट्रीब्यूट करता है फिजिकल वेदरिंग में भी, मैकेनिकल वेदरिंग में भी, केमिकल वेदरिंग में भी। सेकेंड स्टेटमेंट इज रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट भी सही है कि रेन वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन में हो सकती है। व्हेन रेन वाटर फॉल्स टू द एटमॉस्फेयर इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर्मिंग अ वीक कार्बोनिक एसिड। केमिकल वेदरिंग भी यहाँ पर होती है। दिस एसिडिक रेन वाटर कैन रिएक्ट विद मिनरल्स इन रॉक्स लीडिंग टू केमिकल वेदरिंग। स्टेटमेंट थर्ड है, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। ऑक्सीजन इन रेन वाटर, एज रेन वाटर फॉल्स टू द एटमॉस्फेयर इट आल्सो डिसॉल्व्स द एटमॉस्फेरिक गैसेस, जिसमें कि ऑक्सीजन होता है O2। प्रेजेंस ऑफ O2, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन कैन कंट्रीब्यूट टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस व्हिच आर पार्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग, जो कि केमिकल वेदरिंग का भी पार्ट है। तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन रेन वाटर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वीक कार्बोनिक एसिड which causes chemical weathering, while the presence of atmospheric oxygen leads to oxidation reaction, other forms of chemical weathering. Both processes contribute to weathering of rocks. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि both statement second, statement third are correct. Both of them explain the statement first. So statement first would be the हमारा आंसर हो जाएगा। Both statement second, statement third are correct. Both of them explain the statement first. Rainfall is one of the reason for weathering. ये भी सही है। Rain water contains carbon dioxide in the solution. ये भी सही है। Rain water contains carbon atmospheric oxygen. ये भी सही है। Question number 8 is, consider the following statement. Finland, Germany, Norway, Russia. How many of the above countries have border with the North Sea? North Sea के साथ कौन सी दो कंट्रीज हैं जो कि बॉर्डर करती हैं? कितनी कंट्रीज हैं जो कि बॉर्डर करती हैं? तो केवल यहाँ पे दो कंट्रीज हैं, ओनली 2। अब ये दो कंट्रीज कौन कौन सी है? नॉर्थ सी को बॉर्डर करती है। नॉर्थ सी अटलांटिक ओशन में, इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक रीजन, जो ओपन होता है अटलांटिक ओशन में थ्रू द इंग्लिश चैनल। नॉर्थ सी अटलांटिक का 13 लार्जेस्ट सी है, जो कि 5,70,000 स्क्वायर किलोमीटर और 0.5% ओशन को कवर करता है। इसके वेस्ट सी, वेस्ट ऑफ द सी ग्रेट ब्रिटेन पड़ता है, जिसमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड है। नॉर्दर्न साइड में सेंट्रल यूरोपियन की कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि जर्मनी आ जाएगा, बेल्जियम है, डेनमार्क है, नॉर्वे है और यहाँ पे नॉर्वे है। तो ये ग्रेट ब्रिटेन की दो कंट्रीज हैं जो कि नॉर्थ सी को यहाँ पे बॉर्डर करती हैं, जर्मनी और नॉर्वे, है ना। उसके बाद में ऑप्शन 2 ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नॉर्थ सी कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन वाया द इंग्लिश चैनल इन द साउथ वेस्ट एंड बाल्टिक सी इन द ईस्ट। उसके बाद में एक नैरो स्टेट है यहाँ पे, डेनमार्क फ्रॉम स्वीडन एंड नॉर्वे रिस्पेक्टिवली, इसके लिए कनेक्ट होता है। नॉर्थ सी बॉर्डर करता है नॉर्थ को बाय द शेटलैंड आइलैंड। सम ऑफ यूरोपियन कंट्रीज जो है बॉर्डर करती है नॉर्थ सी को। इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के दैट फ्लोज इनटू द नॉर्थ सी, इंक्लूडिंग द राइन और एल्बी रिवर। राइन और एल्बी रिवर भी यहाँ पे सोर्स है फ्रेश वाटर के। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वाटरफॉल गिवन है, रीजन गिवन है और रिवर्स भी गिवन है। 3 पॉइंट्स हैं, धुआंधार, मालवा, नर्मदा। वाटरफॉल है धुआंधार, रीजन है मालवा का और ये रिवर है नर्मदा। सेकंड है हुंडरू, जो कि छोटा नागपुर में है, सुबर्णरेखा रिवर पर है। जसोपा, ये वेस्टर्न घाट्स में है, नेत्रावती रिवर पर है ना। पूछा हाउ मेनी ऑफ द अबव रूल्स इन द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड कितने हैं? यहाँ पर केवल एक ही करेक्टली मैच्ड है, देखते हैं कौन सा है। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट, नर्मदा रिवर है। ये हमारी नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेट्यू से, मालवा प्लेट्यू से नहीं होती, अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पर ये हो गया गलत, अमरकंटक प्लेट्यू है यहाँ पर, अमरकंटक प्लेट्यू। धुआंधार जो है वाटरफॉल ये यहाँ पर है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा इनकरेक्ट। हुंडरू फॉल जो क्रिएट होता है सुबर्णरेखा रिवर पर, ये तो सही है यहाँ पर। फॉल इज लोकेटेड ऑन द रांची पुरोलिया रोड ऑन छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो छोटा नागपुर भी है यहाँ पे हुंडरू फॉल से, ये स्टेटमेंट हमारा सही है।
पेयर सही है पूरा। गटसोप्पा वेस्टर्न घाट में, नेत्रावती जोग फॉल्स जिसे कि गटसोप्पा भी कहते हैं, लोकेटेड है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। हाँ, क्रिएटेड बाय द शरावती रिवर राइजिंग इन दी वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में तो है, बट ये नेत्रावती रिवर पर नहीं है, ये वेस्टर्न घाट में शरावती रिवर पर है, इसलिए ये भी हमारा पेयर यहाँ पे गलत हो गया, ये भी गलत है। केवल एक पेयर सही है कि हुंड्रू जो वाटरफॉल है छोटा नागपुर रीजन में है और सुबर्णरेखा नदी पर है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे पेयर गलत हो गया। स्टेटमेंट है ओनली वन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रीजन दिया है, नेम ऑफ द माउंटेन रेंज गिवन है, टाइप ऑफ द माउंटेन गिवन है। सेंट्रल एशिया में वॉल्जेस है, फोल्ड माउंटेन। यूरोप में एल्प्स है, ब्लॉक माउंटेन। नॉर्थ अमेरिका में अपाल्चियंस है, फोल्ड माउंटेन। साउथ अमेरिका में एंडीज है, फोल्ड माउंटेन। हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज इन द गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड। ये पूछा है, इसमें कितने यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है? ओनली 1, ओनली 2 और ओनली 3 और 4, ये पूछा है। अब इसमें जो वॉल्जेस माउंटेन है यूरोप का, नॉट इन सेंट्रल एशिया। वॉल्जेस माउंटेन ये यूरोप का है, सेंट्रल एशिया में नहीं है, ये है यूरोप है। एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का, ये फोल्ड माउंटेन भी नहीं है, तो ये हो गया स्टेटमेंट फर्स्ट, जो पेयर फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट। वॉल्जेस माउंटेन यूरोप में है, सेंट्रल एशिया में नहीं है, और ये ब्लॉक माउंटेन है, ये यहाँ पे फोल्ड माउंटेन भी नहीं है। क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। एल्प्स पर्वत इज वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, जो एल्प्स पर्वत है ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। विच rugged relief and high conical peaks located in the Europe। ये यूरोप में तो है, लेकिन ये फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन नहीं है, तो सेकंड पेयर भी यहाँ पे हो गया इनकरेक्ट। अपाल्चियन से नॉर्थ अमेरिका में है, ये सही है, ये सही है। इज वन ऑफ द वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ये फोल्ड माउंटेन्स है, तो ये पेयर हमारा पूरा सही है। एंडीज साउथ अमेरिका में है, एंडीज साउथ अमेरिका में और यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, तो ये पेयर भी हमारा कम्प्लीटली सही है। हाँ, अगर 4 पेयर्स में से केवल 2 पेयर हमारे सही है, थर्ड और फोर्थ, बाकी सही गलत है, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा बी ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। इसमें पूछा है वॉल्जेस माउंटेन, तो वॉल्जेस ये यूरोप में है, सेंट्रल अमेरिका में नहीं है, ये यूरोप में है। फोल्ड माउंटेन भी नहीं है, ये है यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन। दूसरा, यूरोप में जो एल्प्स पर्वत बताया होना, एल्प्स पर्वत ये फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक नहीं है, और ये यूरोप में है ना, यूरोप में है, ब्लॉक माउंटेन नहीं है, फोल्ड माउंटेन है। अपाल्चियंस का ये कि नॉर्थ अमेरिका में फोल्ड माउंटेन है, साउथ अमेरिका में एंडीज है, फोल्ड माउंटेन। 2 पेयर्स यहाँ पे सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के बारे में पूछा है। धोनी पोलो एयरपोर्ट है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन द रीसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कौन कौन से ऊपर बने हुए हैं, ये पूछा है। विच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? तो इसमें आ जाएगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑपरेशनल है इंडिया के अंदर, तो फर्स्ट ये धोनी पोलो एयरपोर्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, तो ये तो है। दूसरा आएगा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये उत्तर प्रदेश में है, ये भी है। विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये नहीं है। और भी हैं 3 और 4 जो कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर, जैसे शिरडी एयरपोर्ट जो महाराष्ट्र में है, कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल में है, पाक्योंग एयरपोर्ट सिक्किम में है, काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट ये वेस्ट बंगाल में है। तो टोटल अगर देखें तो अभी 6 ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑपरेशनल है इंडिया के अंदर। धोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में, शिरडी एयरपोर्ट महाराष्ट्र में, कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल में, पाक्योंग एयरपोर्ट सिक्किम में और काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल में है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हैं, जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट रेफर टू इनिशिएटिव्स वेयर न्यू फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच, जो कि अंडर डेवलप्ड लैंड पर बनाए जाते हैं। अंडर डेवलप्ड लैंड पर भी ये बनाए जाते हैं। These projects are termed as greenfield because they start with a clean slate, much like an untouched greenfield. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कॉमन है वेरियस सेक्टर्स में, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रियल एस्टेट है, टेक्नोलॉजी है ना, इनमें ये यहाँ पर ज्यादा मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ गैस अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड। गैस है जो कि इसका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है विद द एल्टीट्यूड, और इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट दी पोल्स पर इसकी परसेंटेज मैक्सिमम भी होती है। सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 in 1 और 2। तो यहाँ आ जाएगा वाटर वेपर गैस है, अमाउंट डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड, ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। वाटर गैस है और इसका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है विद एल्टीट्यूड, बिकॉज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जनरली डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो वाटर वेपर ओरिजिनेट होता है फ्रॉम एवापोरेशन एट द अर्थ सरफेस, especially from the ocean, seas, lakes and other water bodies. As we move higher in the atmosphere, temperature decreases.
and the capacity of air to hold water vapor also decreases. Percentage of water vapor is not maximum at the poles. ये यहाँ पे गलत है, poles पर होता है minimum, is not maximum, ये minimum होता है poles पर, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, poles पर minimum है, maximum नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट सेकंड हमारा यहाँ पे गलत हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा यहाँ सही है। आंसर आ जाएगा इसका ओनली वन। Select the answer using the code given below. Only one statement हमारा यहाँ पे सही है, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। Precipitation occurs throughout the year. Third statement is precipitation varies between 50 centimeter to 25 to 150 centimeter. What is this type of climate? Equatorial climate है, China type climate है, humid subtropical climate है, या marine waste climate है? मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है। तो ये जो यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन दिया है कि एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे लो होगा, प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर होगा, प्रेसिपिटेशन वेरीज करेगा 50 से 250 सेंटीमीटर में। तो ये जो यहाँ पे ये क्लाइमेट है, ये है मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट का डिस्क्रिप्शन है ये जो मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है, ये पड़ेगा पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा में, वेस्टर्न यूरोप में भी यही क्लाइमेट पड़ेगा, और पार्ट्स ऑफ न्यूजीलैंड में पड़ेगा ये क्लाइमेट। दीज एरियाज कैरेक्टराइज्ड बाय द माइल्ड वेट विंटर्स एंड द कूल डैम्प समर्स होती हैं इन एरियाज में, इसलिए यहाँ पे मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विद रेफरेंस टू कॉरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर पर एब्सेंट होती है, पोल्स पर मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर पूछा है सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन और टू। इसमें हो जाएगा जो सही है, कॉरियोलिस फोर्स ये इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है ना। कॉरियोलिस फोर्स इज एन अपेरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, acts perpendicular to the direction of motion of moving objects and is proportional to the object speed and the rotation rate of the earth. अब जो विंड वेलोसिटी है, ये कॉरियोलिस फोर्स डज इंडीड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द विंड। फास्टर मूविंग एयर इज मोर स्ट्रांगली डिफ्लेक्टेड बाय द कॉरियोलिस फोर्स। इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। मैक्सिमम पोल्स पर होती है, एब्सेंट होती है इक्वेटर पर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है सर। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लेटीट्यूड एक्सपीरियंसेस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स, 12 घंटे से ज्यादा की सनलाइट कौन से लेटीट्यूड पर हमें मिलेगी? इक्वेटर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या आर्कटिक सर्कल। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 एंड 4 या 2 एंड 4। तो ये पड़ेगा हमारा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर और ट्रॉपिक आर्कटिक सर्कल पर, यानी कि दो जगह हमें 12 घंटे से ज्यादा की सनलाइट मिलेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर मिलेगी और आर्कटिक सर्कल पर मिलेगी, है ना। 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर डी। अब जो इक्वेटर है, ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स थ्रू द ईयर regardless of the solstice. Therefore, the equator does not experience more than 12 hours of sunlight on June 21 जून को, इसलिए इक्वेटर पर तो 12 दिन से ज्यादा है, 12 दिन का भी यहाँ पे सनलाइट या डे टाइम नहीं होता है। इक्वेटर डज नॉट एक्सपीरियंस मोर देन 12 आवर्स ऑफ सनलाइट और 21 जून, है ना। टॉपिक ऑफ कैंसर को 21 जून पर सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में। दिस रिजल्ट्स इन लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर फॉर लोकेशन अलोंग दिस लैटिट्यूड विद डे लाइट लास्टिंग मोर देन 12 आवर्स, 12 आवर्स से भी ज्यादा की लाइट पड़े मिलेगी। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को देखें तो 21 जून को 23.5 डिग्री साउथ टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक्सपीरियंस करता है शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर एज इट इज विंटर सॉल्स्टिस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, so therefore it does not experience more than 12 hours of sunlight on this day. आर्कटिक सर्कल की देखें तो 21 जून को जो यहाँ के आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री नॉर्थ और अबव, ये एक्सपीरियंस करता है 24 आवर्स का डे लाइट फिनोमेना, इसको कहते हैं हम मिडनाइट सन। Thus the Arctic Circle experiences more than 12 hours of sunlight on this date. Latitude that experiences more than 12 hours of sunlight on June 21 are Tropic of Cancer और हमारा हो गया ये आर्कटिक सर्कल। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर है, आर्कटिक सर्कल, आंसर हो जाएगा 2 एंड 4। समर सॉल्स्टिस होता है 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 16 है अब, one of the following regions has the world's largest tropical peatland which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which one of the following denotes that region? तो ये रीजन है कॉन्गो बेसिन का।
कॉन्गो बेसिन जो कि कवर करता है एक एरिया 3.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का, इज डोमिनेटेड बाय द कॉन्गो रिवर, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, विच हैज न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज फॉर्मिंग एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ वाटरवेज। ये है यहाँ पर कॉन्गो बेसिन में। यहाँ का जो फ्लोरा है, यहाँ डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं that contain vast array of plant species. Region supports a rich diversity of wildlife including gorillas, chimpanzee, bonobos, forest elephant and wide variety of birds, reptiles और यहाँ पे amphibians भी होते हैं कॉन्गो बेसिन में। पीकलैंड है यहाँ पे कॉवेटी सेंट्रल पीकलैंड, कार्बन स्टोरेज होता है, ये मिलता है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है कॉन्गो बेसिन का गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 इज विद रेफरेंस टू perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances that are used in making many summer products. Consider the following statement. PFAS are found to be widespread in drinking water, food and food packaging materials. Statement second is PFAS are not easily degraded in the environment. Third statement is persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies. Which of the statement given above are correct? 1, 2 only, 2 and 3 only, 1, 3 only and 1, 2, 3 only. So, statement यहाँ पे फर्स्ट में कहा गया है PFAS आर वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल। स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे सही है, ये यूज होता है बिकॉज PFAS आर यूज्ड इन वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ड्यू टू देयर रेजिस्टेंस टू वाटर, ऑयल एंड हीट। PFAS आर नॉट इजीली डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट, ये सीधी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है बिकॉज इट इज नोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्लोराइन बॉन्ड्स विच मेक देम हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन द एनवायरमेंट। स्टेटमेंट सेकंड भी यहाँ सही है। Statement third is persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies. Statement third भी यहाँ पे सही है because they tend to accumulate in the liver, kidneys and blood and can be passed up by the food chain leading to higher concentration in the predators. So all the statements are correct. PFAS is found to be widespread in drinking water, food packaging सही है, not easily degraded ये भी सही है, can lead to bioaccumulation in animal bodies तो ये भी सही है। आंसर आ जाएगा इसमें 1, 2 and 3. All three are correct. Answer is D. Question number 18. Consider the following. Carabide beetles हैं, centipedes हैं, flies, termites, wasps. Parasitoid species are found in how many of the above kind of animals? ये बताना है कि parasitoid जो species हैं कौन कौन से animals में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं इनमें से केवल 4 animals में, 4 organisms में पाए जाते हैं parasitoid। सेराबाइट जो ये बीटल्स हैं इनमें हैं, उसके बाद में ये फ्लाइज में भी पाए जाते हैं, टर्माइट्स में भी हैं, वास्प में भी, लेकिन ये सेंट्रीपीड जो ऑर्गेनिज्म है उनमें पैरासिटॉइड्स नहीं पाए जाते हैं। आंसर आ जाएगा ओनली 4। क्वेश्चन नंबर आएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट्स ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन। हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द पी फैमिली? पी फैमिली से कितने बिलोंग करते हैं? पी फैमिली को बिलोंग करेंगे इसमें ग्राउंडनट भी, हॉर्स ग्राम भी, सोयाबीन भी, तीनों ही करेंगे। ऑल 3 पी फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट गिवन है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। स्टेटमेंट सेकंड है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। अब इसमें विच वन क्वेश्चन पूछा फॉलोइंग इज द करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन करता है, स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट फर्स्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। इनमें से पूछा है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज जनरली कंसिडर्ड एज वर्मिन एज दे रेज और कार्ड्स। सो स्टेटमेंट फर्स्ट तो हमारा यहाँ पे हो गया बिल्कुल सही, स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया सही, ये वर्मिन कह सकते हैं ऐसा है ना। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स कम्स अंडर द शेड्यूल सेकंड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये भी यहाँ पे सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। एज पर सेक्शन 62 ऑफ एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर एनी वाइल्ड एनिमल to be vermin or for any area and for such period as may be specified for any period of time specified in the notification. Statement second, the Indian flying fox feeds on the blood by the other animals. Indian flying fox also called the great Indian fruit bat as it eats fruit feeding on the juice. So statement second यहाँ पर incorrect है, blood पर नहीं है, juice पर feed करती है। It helps in seed dispersion and pollination making them as an integral part of the ecosystem. So answer आ जाएगा इसमें कि statement first यहाँ पर correct है और स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पर इनकरेक्ट है।
सी वाला आंसर आ जाएगा। तो 20 क्वेश्चन ये हमने अभी किए हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 जीएस पेपर फर्स्ट में, सेट नंबर 8 है। बाकी जो क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।